चलिए बच्चों, नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि संधारित्र का जो सिद्धांत है वो क्या होता है, संधारित्र किस सिद्धांत पे आधारित होता है। वहां हमें समझ में आया था कि एक चालक के सामने, एक आवेशित चालक के सामने दूसरे चालक को अगर भू संपर्कित करके रख दिया जाए तो पहले वाले चालक का विभव काफी ज्यादा कम हो जाता है, इस वजह से उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये हमने समझा था संधारित्र का सिद्धांत। फिर उसके बाद हमने देखा था गोलीय संधारित्र के बारे में। गोलीय संधारित्र को गोलीय संधारित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। हमने उसमें समझा था कि दो गोले होते हैं, दो खोखले चालक गोले होते हैं जो सकेंद्रीय होते हैं। इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो बाह्य गोला भूसंपर्कित हो, अंदर वाले को आवेश दिया गया हो, या अंदर वाला गोला भूसंपर्कित हो और बाहर वाले गोले को आवेश दिया गया हो। तो दोनों केस हमने समझ लिए थे। हमने याद करने के लिए याद किया था, उसको एक तरीका समझा था कि बाह्य गोले को भूसंपर्कित किया तो हम मानेंगे कि बाहर वाले गोले को लगा दिया ताला, और जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों गोलों के बीच में ही होगा। और इसका मतलब विद्युत क्षेत्र बाहर नहीं निकल पा रहा है, बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, दोनों गोलों के बीच में ही रहेगा जो भी रहेगा। तो जो धारिता होगी वो कम आएगी, मतलब जो सूत्र होगा वो A इंटू बी अपॉन बी माइनस ए वाला आने वाला है। तो हमारा जो जब बाह्य गोले को भूसंपर्कित किया था तो गोलीय संधारित्र का धारिता का सूत्र आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। यहां ए था आंतरिक गोले की त्रिज्या, बी था बाह्य गोले की त्रिज्या। जब आंतरिक गोले को भूसंपर्कित किया था तो हमने समझा था कि आंतरिक गोले पे लगा दिया ताला और विद्युत क्षेत्र बाहर भी निकल सकता है, तो विद्युत क्षेत्र दोनों गोलों के बीच में भी होगा और बाहर भी होगा। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी वजह से जो ज्यादा ऊर्जा संचित की जा सकती है, तो धारिता का सूत्र ज्यादा वाला आएगा, मतलब बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए वाला आएगा। तो हमने बोला था कि इस केस में धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। याद है आपको? इसके बाद हमने देखा था सर्वसम आवेशित बूंदों को अगर आपस में मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो उसके सवाल किस तरीके से किए जाएंगे। वहां पे हमने देखा था कि छोटी बूंद का आवेश देकर बड़ी बूंद का आवेश पूछा जा सकता है, छोटी बूंद का विभव देख के बड़ी बूंद का विभव पूछ सकते हैं, धारिता देके धारिता पूछ सकते हैं, विद्युत क्षेत्र देकर विद्युत क्षेत्र पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई भी सवाल आ जाए, हमने सिर्फ समझा था कि दो तरीके के आपको यहाँ पे संरक्षण के सिद्धांत यूज करने हैं। यहाँ पे एक आवेश संरक्षण यूज करेंगे और दूसरा आप करेंगे आयतन संरक्षण। छोटी बूंदों के पास जितना कुल आवेश था बड़ी बूंद के पास भी उतना ही होगा, छोटी बूंदों के पास जितना कुल आयतन था बड़ी बूंद का आयतन भी उतना ही होगा। इन दोनों सिद्धांतों का यूज कीजिए और सारे सवाल आप कर पाएंगे। इसके कुछ सवाल हमने पिछली क्लास में किए भी थे, आपको याद तो होगा अगर आपने रिवाइज किया होगा तो। चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेलनाकार संधारित्र। नाम से समझ में आ रहा होगा कि बेलनाकार संधारित्र है तो इसका आकार कैसा होता होगा बेटा? बेलनाकार, इसीलिए तो इसको बेलनाकार संधारित्र कहा। गोलीय संधारित्र में थे दो गोले जो कि सकेंद्रीय थे, तो बेलनाकार में संधारित्र में दो बेलनाकार आपके पास खोखले बेलन होंगे जो कि एक ही अक्ष पे होंगे, जिनकी अक्ष सेम होगी। तो इस तरीके का आपका बनता है बेलनाकार संधारित्र। इसमें एक ही केस हम देख रहे हैं जिसमें बाह्य बेलन को जब भूसंपर्कित कर दिया जाए और आंतरिक बेलन को आवेश दे दिया जाए, उस केस में इसकी धारिता क्या होगी इसको समझते हैं एक बार। आंतरिक गोले को, आंतरिक बेलन को मैंने आवेश दे दिया प्लस क्यू, बाह्य को कर दिया भूसंपर्कित, तो हमें पता है आंतरिक को प्लस क्यू दे दिया तो इसके पास आ जाएगा माइनस क्यू, और जो प्लस क्यू है बाहर जाएगा वो चला जाएगा पृथ्वी के अंदर। तो हम समझ सकते हैं कि आंतरिक गोले के पास चार्ज है प्लस क्यू, बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ पर चार्ज होगा माइनस क्यू। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों बेलनों के बीच में ही होगा। ये एकदम कुछ वैसा ही केस है जब दो सकेंद्रीय गोले थे और बाह्य गोले को मैंने भूसंपर्कित किया था, तो जो विद्युत क्षेत्र था वो दोनों गोलों के बीच में ही आ रहा था, यहाँ पे दोनों बेलनों के बीच में आएगा। बेटा इसके बारे में हमारे सिलेबस में कुछ ज्यादा है नहीं, तो हमें इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, मगर फिर भी कहीं कोई पूछ लेता है तो हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। तो पहले हम इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया गया है।
ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले इसके बारे में पूछा गया था, अब इससे नहीं पूछा जाएगा, तो इसका आप इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में टाइम वेस्ट ना करें। हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका बेटा? फॉर्मूला याद रखना है हमें बेलनाकार संधारित्र का, वो होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln B अपॉन A। क्या होता है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln B अपॉन A। ln का मतलब होता है log ऑफ बेस E। ln का मतलब क्या होता है? log ऑफ बेस E B अपॉन A। इसको आप लिख सकते हैं। B क्या है यहाँ पर बेटा? B है बाह्य बेलन की त्रिज्या और A है आंतरिक बेलन की त्रिज्या। L है यहाँ पर बेलन की लंबाई। तो इस सूत्र की हेल्प से आप बेलनाकार संधारित्र की धारिता बता सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सवाल, ये सूत्र आया कैसे, इसका डेरिवेशन भी बताना चाहिए। चलिए फिर भी एक बार मैं आपको तरीका समझा देता हूं, आप खुद डिराइव करें इसको और अपने दम पे इसको डिराइव करने की कोशिश करें। जो कंसेप्ट आपने अभी तक पढ़े हैं उन्हीं से इनको डिराइव करेंगे। चलिए एक बार सोचते हैं कि इसको डेरिवेशन अगर किया जाए तो किस तरीके से किया जाना चाहिए। हमने जब भी धारिता निकाली है, धारिता निकालने का एक ही तरीका समझा है कि धारिता होती है C इक्वल टू, धारिता क्या होती है बेटा? C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V। यही तो पढ़ा था, Q तो Q है, डेल्टा V क्या होगा? दोनों बेलनों के बीच का विभवांतर। अच्छा, बाह्य बेलन को कर दिया भूसंपर्कित, बाह्य को कर दिया भूसंपर्कित, इसका मतलब बाह्य बेलन का जो विभव होगा वो कितना होगा? वो तो होगा 0। हमें पता है भूसंपर्कित कर दिया तो विभव 0 ही होने वाला है। इसका मतलब जो विभव आंतरिक बेलन का है वही दोनों का विभवांतर है। अगर मैं कैलकुलेट कर लूं आंतरिक का विभव तो मुझे विभवांतर मिल जाएगा, मगर मैं आंतरिक का विभव कैलकुलेट डायरेक्ट कैसे करूं? मुझे बेलन के लिए विभव का सूत्र नहीं पता, तो मैं यहां पर डायरेक्ट विभवांतर का सूत्र लगा सकता हूं। विभवांतर का सूत्र कब लगाएंगे भाई? अगर मुझे विद्युत क्षेत्र पता हो तो मैं विभवांतर बता सकता हूं। ऐसा मैंने स्थिर विद्युत्की में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच में एक रिलेशन होता है डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डॉट dr। पढ़ा था क्या ऐसा कुछ? ये आपने पढ़ा होगा स्थिर विद्युत्की में। अच्छा, अगर हम विद्युत क्षेत्र बता दें, भाई विद्युत क्षेत्र का सूत्र मुझे पता है बेलनाकार तार के द्वारा, तो हम यहां पर वो सूत्र लगा सकते हैं। मान लीजिए यहां पर दोनों बेलनों के बीच में अगर बात करें r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि स्मॉल r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। बोल सकते हैं जैसा अनंत लंबाई के तार के द्वारा r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है 2k लैम्डा बाई r, और इसकी पृष्ठ से बहुत नजदीक की दूरी पर ही हम ले रहे हैं, तो ये जो बेलन है ये अनंत लंबाई के तार के समान व्यवहार दर्शाएगा। तो ये सूत्र लगा सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं? लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं Q अपॉन L। तो ये वैल्यूज रखिए यहां पर तो आपको मिल जाएगा। देखिए बेटा, आप यहां पर इसको लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू माइनस, अच्छा विद्युत क्षेत्र भी त्रिज्यक दिशा में है बाहर की ओर, और डेल्टा डी आर की दिशा भी बाहर की ओर है। इसका मतलब ये दोनों परस्पर समांतर हैं, तो हम E डॉट डी आर को लिख सकते हैं E डी आर कोस 0। कोस 0 की वैल्यू है 1, तो इसको E इंटू डी आर भी लिख सकते हैं। और E की वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू होगी 2k, लैम्डा की जगह लिखेंगे Q बाई L अपॉन R डी आर। ये डेरिवेशन मैं आपको समझा रहा हूं, फील करिए कि ये आया किस तरीके से फॉर्मूला। आपको ये रटना नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए और याद करना है, तो आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, और वो भी बहुत ज्यादा काम का नहीं है, मगर हम याद रख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। तो देखिए बेटा, यहां पे जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, -2k Q अपॉन L ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r अंदर बचेगा। अब ये बताइए लिमिट कहां से कहां तक लगानी है? हमें इनर सरफेस से आउटर सरफेस तक जाना है, इसका मतलब लिमिट होगी a टू b, यहां पर लिमिट a टू b। अच्छा, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन होता है ln r, हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा v इक्वल टू, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें, डेल्टा v मतलब हमें डिफरेंस लेना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, हमें माइनस साइन की जरूरत नहीं है, तो हम माइनस साइन हटा के केवल डिफरेंस बता सकते हैं। वो होगा 2kq अपॉन L इंटू ln, वैल्यूज पुट कीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b अपॉन a। आपको पता है ये होगा ln b माइनस ln a, क्योंकि 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन होता है ln r।
हमें यह भी पता है log की प्रॉपर्टी होती है माइनस कन्वर्ट हो जाता है डिवीजन में, तो हम इसको लिख देंगे ln b अपॉन a। ये हमारे पास डेल्टा वी आ गया। अच्छा, अगर आप यूज करें c इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी तो वैल्यूज रख दीजिए, आपको मिल जाएगा q अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 2kq ln b अपॉन a, और ये जो l है ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। q से q कैंसिल होगा, k की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, आपका आंसर आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है l अपॉन ln b अपॉन a। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। हमने इस तरीके से इसका डेरिवेशन कर लिया। हर बार कैपेसिटेंस निकालने का या धारिता निकालने का एक ही तरीका है, हमें डेल्टा वी निकालना है, क्यू अपॉन डेल्टा वी लगाना है और सॉल्व कर देना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या डेरिवेशन कर सकते हैं। चलिए, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या आया हमारा, वो आया है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln b अपॉन a। यहां पर b क्या है, b है आउटर या बेलन की या बाह्य बेलन की त्रिज्या और a है आंतरिक बेलन की त्रिज्या। इसका याद रखें, l है बेलन की लंबाई। ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रहना चाहिए बेटा, हमें इसी को यूज करना है। देखिए हमारा आंसर भी यही आ रहा है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln b अपॉन a, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln b अपॉन a। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। पहले हमने देखा गोलीय संधारित्र, उसका आकार था गोलाकार, फिर हमने देखा बेलनाकार संधारित्र, उसका आकार था बेलनाकार। अब हम देख रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र, तो इसका आकार कैसा होगा, इसका आकार नाम से समझ में आ रहा है कि समांतर प्लेटों से बनता होगा। तो हमने क्या समझा कि 2 प्लेटें लेंगे। भाई गोलाकार संधारित्र में 2 गोले लिए थे, बेलनाकार संधारित्र में 2 बेलन लिए थे, तो समांतर प्लेट संधारित्र में हम 2 प्लेटें लेंगे। अब एक प्लेट को करेंगे भूसंपर्कित और दूसरी प्लेट को दे देंगे आवेश। तो हम क्या करने वाले हैं, एक प्लेट को भूसंपर्कित कर देंगे और दूसरी प्लेट को आवेश दे देंगे। देखिए ध्यान से, हम एक प्लेट को भूसंपर्कित करने वाले हैं, यहां पर एक प्लेट को कर देंगे भूसंपर्कित और दूसरी प्लेट को आवेश दे देंगे। 2 समांतर प्लेटें ले ली, एक को कर दिया भूसंपर्कित और दूसरी को दे दिया आवेश। जैसे इसको प्लस क्यू आवेश दिया, इसके सामने प्रेरण होगा, यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू आवेश, तो यहां पर होगा प्लस क्यू, यहां होगा माइनस क्यू, और इधर जो प्लस क्यू जाएगा वो चला जाएगा पृथ्वी के अंदर। तो कुछ ऐसा आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो जो भी विद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों प्लेटों के बीच में ही संचित होगा। अब इस समांतर प्लेट संधारित्र की हमें धारिता निकालनी है। धारिता निकालने के लिए हमें दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर पता होना चाहिए। तरीका वही रहेगा, डेल्टा वी निकालिए, क्यू अपॉन डेल्टा वी लगाइए, धारिता आपको मिल जाएगी। अब उसके लिए देखिए, हम बोल सकते हैं एक को प्लेट को भूसंपर्कित कर दिया और एक को प्लस क्यू आवेश दे दिया, या फिर ऐसा बोल दीजिए एक प्लेट को प्लस क्यू दे दिया, दूसरी प्लेट को माइनस क्यू दे दिया और दोनों को कुछ दूरी पर रख दिया। तो उस केस में हम इसकी धारिता कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। यहां पर हम पढ़ रहे हैं, यहां पर हमने लिखा है अत्यधिक समीप रखे 2 बड़े समांतर चालक प्लेटों के निकाय को क्या कहा जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र मतलब 2 प्लेटें समांतर रखी हुई हैं, इस निकाय को हम कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस निकाय की धारिता के लिए क्यू आवेश एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक प्लेट से प्लस क्यू आवेश को दूसरे पे दे देंगे तो एक पे आ जाएगा प्लस क्यू और इस पर आ जाएगा माइनस क्यू। भाई दोनों शुरू में उदासीन थी, एक से प्लस क्यू को तोड़ा दूसरी पे डाल दिया, तो जिस पे हमने भेज दिया वो उस पर आ गया प्लस क्यू और जिससे निकाला उस पर बचेगा माइनस क्यू। तो ये निकाय जो बनेगा आपका इस तरीके से कुछ आपको दिखने वाला है, एक प्लेट पे प्लस क्यू होगा, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू। अब इसके लिए हमें निकालना होगा दोनों प्लेट का बीच का विभवांतर, और मैंने आपको बताया था विभवांतर निकालने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र पता हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या पता करेंगे, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, इस प्लेट पर है प्लस क्यू आवेश, कितना है प्लस क्यू आवेश, इस प्लेट पर है माइनस क्यू आवेश। दोनों आवेश एक दूसरे को कैसा बल लगाएंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण का बल लगाएंगे। ये प्लस क्यू माइनस क्यू को खींचेगा, वो माइनस क्यू प्लस क्यू को खींचेगा, तो दोनों आंतरिक सतह पर होंगे या बाह्य पे, पूरा का पूरा आवेश आंतरिक सतह पे होने वाला है। बाह्य सतह पे कितना आवेश होगा, इधर 0 आवेश होगा। इसका मतलब इधर बाह्य जो विद्युत क्षेत्र होगा, जो प्लेट के बाहर
की ओर वो कितना होगा, वो 0 होगा। अच्छा, इसका मतलब इस प्लेट के बाहर इधर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यहां पर भी विद्युत क्षेत्र क्या रहा होगा, 0। तो जो भी विद्युत क्षेत्र होगा वो इस धनात्मक प्लेट से निकलकर ऋणात्मक प्लेट की ओर जा रहा होगा कुछ इस तरीके से। बाहर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, पूरा विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के बीच में होगा। अब कैलकुलेट करते हैं कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर एक पॉइंट है, मान लीजिए P, इस P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, किस प्लेट की वजह से होगा, पॉजिटिव प्लेट की वजह से या नेगेटिव प्लेट की वजह से। तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव की वजह से भी होगा, नेगेटिव की वजह से भी होगा। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बताइए पॉजिटिव प्लेट के पास धनात्मक आवेश की कितनी परतें हैं। पूरा का पूरा आवेश केवल आंतरिक सतह पर है, बाह्य सतह पर कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि धनात्मक आवेश की एक ही परत है। और आपने स्थिर विद्युत की में पढ़ा होगा कि कुचालक आवेश की परत के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। पढ़ा है क्या ऐसा? क्योंकि कुचालक आवेश के कारण एक ही परत बनती है, इसलिए हम बोल सकते हैं एक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दो परतों के कारण होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपने पढ़ा होगा चालक प्लेट के लिए। तो है तो ये चालक प्लेट, मगर इसके पास परतें कितनी है विद्युत क्षेत्र की, परतें कितनी है आवेश की, सिंगल परत है धनात्मक आवेश की। तो हम बोल सकते हैं धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। अच्छा ये बताइए धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होती है आवेश से दूर। तो ये धनात्मक प्लेट है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा आवेश से दूर, धनात्मक के कारण। अच्छा ऋणात्मक के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है, आवेश की ओर। तो ऋणात्मक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी आवेश की ओर। इसका मतलब धनात्मक विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में है जिधर ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र की दिशा है, दोनों समान दिशा में है। अच्छा इसके लिए आप बोल सकते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आप दोनों का सदिश योग करेंगे, और चूंकि दोनों समान दिशा में है इसलिए आप दोनों के परिमाण को भी जोड़ सकते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। अब हम बोल सकते हैं एक परत के कारण विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसके कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और इसके कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें जो कुल विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, अगर प्लेट के ऊपर आवेश है Q, अगर प्लेट के ऊपर आवेश कितना है Q और प्लेट का क्षेत्रफल है A, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश होगा Q अपॉन A, तो सिग्मा को लिख सकता हूं मैं Q अपॉन A। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र का क्या सूत्र आ रहा है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र आ रहा है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण एक मिल गई है हमें, विद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया है। अगर विद्युत क्षेत्र आ गया तो अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, आप कंसेप्ट इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, विद्युत क्षेत्र से हम निकालेंगे विभवांतर, फिर Q अपॉन डेल्टा V कर देंगे तो इससे हमें धारिता का सूत्र मिल जाएगा। तो अब चलिए यहां पर देखते हैं दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर, कितना विभवांतर आने वाला है। विभवांतर का सूत्र होता है माइनस E डॉट dr, और हमें पता है विद्युत क्षेत्र और dr दोनों समांतर हैं एक दूसरे के, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको E dr cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा माइनस E dr। E नियत है क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था आपका आंसर, E नियत है, r के साथ चेंज नहीं हो रहा है इसलिए E को हम बाहर ले लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा dr का समाकलन। मान लीजिए दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है d, कितनी है d, तो हम लिमिट कहां से कहां तक लगा देंगे 0 से d तक, तो dr का समाकलन हो जाएगा r और लिमिट 0 से d तक है तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस ed। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि आप लो में से हाई को माइनस कर रहे हो, हमें सिर्फ डिफरेंस बताना है कि विभवांतर कितना है, बड़े में से छोटे को घटाया तो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है आपके पास ed, विभवांतर आ गया। ये समीकरण 2। अच्छा अगर डेल्टा V आ गया तो अब धारिता बता सकते हैं। अब तो धारिता बताना बहुत ही आसान है, हमें पता धारिता का सूत्र Q अपॉन डेल्टा V होता है, यहां लगा दीजिए आप, तो आप लिख सकते हैं C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V। डेल्टा V की वैल्यू रखेंगे आप E इंटू डी, रख दिया हमने यहां से, इसको आप हमें मिल जाएगी ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में अगर हम समीकरण 1 कौन सी थी जहां पे हमने विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकाली थी, वो आई थी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और 3 से हम चाहें तो समीकरण 3 में देखिए आप, समीकरण 3 में आया आपके पास Q अपॉन ed, E की जगह में लिख सकता हूं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D।
Q से Q कैंसिल होगा, तो आपका जो धारिता का सूत्र आ रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की, वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D या A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां पे देखने वाला पॉइंट है कि आप इसको धारिता को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, और ये आप याद नहीं भी रखेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि इतनी बार ये यूज होने वाला है कई क्वेश्चंस में, तो ये आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब देखिए यहां पर, ये तो वो केस था जब दोनों प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात थी। अगर वायु या निर्वात की जगह एक माध्यम भर दिया जाए, दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम रख दिया जाए, उस माध्यम की जो पराविद्युतांक है वो है मान लीजिए कैपिटल K, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन M। एप्सिलॉन M को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन M क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R A अपॉन D। तो यहां से ये जो वैल्यू है ये है C के बराबर, तो आप इसको लिख सकते हैं माध्यम के आने पे जो धारिता होती है वो एप्सिलॉन R गुना ज्यादा हो जाती है। और ऐसा हमने देखा था चालक के लिए, चालक के लिए भी आसपास का माध्यम चेंज होने पे धारिता बढ़ रही थी, यहाँ पे भी माध्यम आने से धारिता बढ़ जाएगी, ये कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न पर निर्भर करती है। अब हम देखने वाले हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। जैसे कि आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी दो प्लेटें आमने सामने है, मगर एकदम एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, एक थोड़ी ऊपर है एक नीचे है, तो जो आपका सूत्र है वो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब यहां पर A क्या है? A है क्षेत्रफल, ये वो क्षेत्रफल है जो ओवरलैप हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो सूत्र में लिखेंगे उसमें आप बोल सकते हैं कि जो धारिता है वो समानुपाती होती है A के, मगर A है अतिव्यापित क्षेत्रफल। अतिव्यापित क्षेत्रफल का मतलब है ओवरलैप्ड एरिया जो आमने सामने आ रहा है। और जो संधारित्र की धारिता है वो D के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। D के व्युत्क्रमानुपाती होती है, D है दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, और जो प्लेटों के जो संधारित्र की धारिता है वो माध्यम के समानुपाती होती है, मतलब माध्यम की पराविद्युतांक के सीधे सीधे समानुपाती होती है। अगर दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम आ जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी, ये हम समझ चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संधारित्र में संचित ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा संचित होती है, इसके लिए हम देखिए यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया जिसकी धारिता है C। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसका EMF है V या जिसका विद्युत वाहक बल है V। अगर मैं बात करूं कि प्रारंभ में ये जो संधारित्र है ये अनावेशित है, तो प्रारंभिक आवेश इसके पास कितना था? प्रारंभिक आवेश 0 था। अब जैसे ही मैं इसको विद्युत वाहक बल V की बैटरी से जोड़ दूंगा तो ये बैटरी क्या करेगी? अब देखिए कैसे आवेशित करती है बैटरी, में आपको पूरी फील दिलवा रहा हूं। यहां पे ध्यान रखिए, ये प्लेट उदासीन थी, ये प्लेट भी उदासीन थी। ये बैटरी का उच्च विभव है, ये बैटरी का निम्न विभव है। उच्च विभव क्या करेगा? इस प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी ओर, इलेक्ट्रॉनों को खींचकर बुलाएगा अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकल कर आएंगे। इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलेंगे तो इस प्लेट पर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। और ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से इस दूसरे टर्मिनल की ओर चले जाएंगे, और ये जो निम्न विभव वाला सिरा है ये इलेक्ट्रॉन को कहां भेज देगा? इस वाली प्लेट की ओर भेज देगा। तो इस प्लेट पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋणावेश। पहले इलेक्ट्रॉन आया तो एक आवेश आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया दूसरा आवेश आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया तीसरा आवेश आ गया। धीरे धीरे आवेश का मान बढ़ता जाएगा और दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, तो ये बैटरी कब तक आवेशित करेगी बेटा? ये बैटरी तब तक आवेशित करेगी जब तक दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर इस बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं हो जाता। तो अंतिम स्थिति क्या होगी? अंतिम स्थिति में इन दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो अंतिम आवेश क्या होगा? इसके पास अंतिम आवेश हो जाएगा Q इक्वल टू CV, तो यहां पर हो जाएगा प्लस CV और इसके पास हो जाएगा माइनस CV। ये अंतिम आवेश होने वाला है, इसको समझ रहे हैं हम। प्रारंभिक आवेश 0 था, अंतिम आवेश हो गया CV। अच्छा, किसी क्षण t पे अगर बात करते हैं, मान लीजिए किसी t क्षण पे बात कर रहे हैं,
प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की किसी स्थिति पे अगर बात कर रहे हैं तो उस समय पे मैं मान लेता हूं कि प्रारंभ में आवेश 0 था, अंतिम में कैपिटल Q हो गया, बीच में किसी क्षण पर इस पर आवेश प्लस Q हो गया होगा और उस समय माइनस Q हो गया होगा किसी क्षण पे। अंतिम विभवांतर कैपिटल V था, किसी क्षण t पर दोनों के मध्य विभवांतर स्मॉल v भी हुआ होगा। भाई 0 से बड़ा 1 2 3 ऐसे बड़ा ही होगा, तो किसी क्षण की बात कर रहे हैं बीच में, तो उस क्षण पे ये विभवांतर स्मॉल v है और आवेश q है, तो हम बोल सकते हैं विभवांतर v की वैल्यू होगी q/c। अच्छा, यहां पर हम बोल सकते हैं संधारित्र को आवेश अगर और dq बढ़ा दिया जाए, ये स्थिति आ चुकी है, इसके बाद अगर dq आवेश और बढ़ाना है तो क्या होगा, ये बैटरी यहां से dq आवेश को खींचकर इस प्लेट पर वापस से भेजेगी, तो उस समय पे इस पर आवेश का मान dq और बढ़ जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि dq आवेश को इस प्लेट से इस प्लेट तक भेजा गया है, तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर है स्मॉल v, तो इस प्लेट से इस प्लेट तक भेजने में कितना कार्य किया गया होगा, हमने बोला कि dq आवेश को और दे दिया, मतलब इसकी जो कार्य किया होगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक आवेश को भेजने में, वो इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ होगा। तो संचित ऊर्जा कितनी हमें देनी होगी, वो होगी v इंटू dq, क्योंकि कार्य होता है q डेल्टा v है स्मॉल v और आवेश हम कितना बढ़ा रहे हैं dq, तो हमारा आंसर आएगा जो संचित ऊर्जा बढ़ेगी वो होगी v dq। देखिए ध्यान से, जैसा हमने चालक के लिए शुरुआत में किया था वही कंसेप्ट यहां चल रहा है, सूत्र भी वही आने वाला है। इसके बाद बात कर रहे हैं तो संधारित्र की कुल संचित ऊर्जा की बात करें तो प्रारंभ में आवेश 0 था, अंत में आवेश कैपिटल Q हो गया, V की जगह मैं रख सकता हूं Q/C और लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा आवेश की, 0 से कैपिटल Q, अंतिम आवेश कैपिटल Q मान लिया हमने। C तो नियत है, Q का समाकलन करेंगे वो हो जाएगा Q²/2, तो हमारा आंसर आएगा ऊर्जा का Q²/2C, CV²/2 और QV/2। याद कीजिए ये तीनों फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी बताए थे, मैंने कहा था ये बहुत काम के फॉर्मूले हैं। कोई चालक के लिए बात की जाए, गोलीय संधारित्र हो, समांतर प्लेट संधारित्र हो, कुछ भी हो, सबके लिए ऊर्जा का यही सूत्र है। तीनों सूत्र आप हर जगह लगा सकते हैं। कौन कौन से सूत्र रिवाइज करेंगे, Q²/2C, हाफ CV², हाफ QV, ये तीनों ऊर्जा के सूत्र हैं, यही ऊर्जा संचित होती है समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व से क्या समझ में आया, हम समझ सकते हैं घनत्व मतलब एकांक आयतन में, तो एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होगी उसे बोलेंगे ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या हुआ, ऊर्जा बटा आयतन, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो ऊर्जा कितनी है, हाफ CV², आयतन कितना है दोनों प्लेटों के मध्य का, क्षेत्रफल है A, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है D, तो आयतन होगा A इंटू D, तो हाफ CV² को AD से डिवाइड कर दिया, तो ये मिल जाएगा ऊर्जा घनत्व। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि C की वैल्यू है ε0A/d, वैल्यू रख दीजिए, और V की वैल्यू है E इंटू D, यहां पर वैल्यूज को रख दिया। तो यहां पर देखिए अब A से A कैंसिल होगा, सोल्व करेंगे, यहाँ पे ऊपर है D², नीचे भी D² है, तो D² से D² भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा हाफ ε0 इंटू E²। तो अगर आपसे पूछा जाए आज के बाद कि ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, विद्युत ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो आप याद रखेंगे हाफ ε0 इंटू E²। बहुत काम का फॉर्मूला है ये, इसलिए बहुत काम का फॉर्मूला है बेटा क्योंकि इस फॉर्मूले की हेल्प से आप मैग्नेटिज्म में जब वहां पर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र आएगा उसको भी याद रख पाएंगे। यह है विद्युत ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व, वहां पे चुंबकीय ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व आएगा, वहां पे E की जगह हो जाएगा B, ये है E विद्युत क्षेत्र, वहां होगा B चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर है ε0 विद्युतशीलता, वहां होगा μ0 चुंबकीयशीलता। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा देखने को, मगर इसकी हेल्प से वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी को इसी तरीके से याद रखें। अच्छा, इसको चेंज कर सकते हैं नए नए फॉर्म में, जैसे आप इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है σ/ε0। भाई दोनों प्लेटों के मध्य हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या आया था, σ/ε0, वैल्यू रख दीजिए तो आपको सूत्र मिल जाएगा σ²/2ε0। ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा, इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, अभी अगली स्लाइड में ही आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। σ²/2ε0 भी किसका सूत्र हुआ, ऊर्जा घनत्व का। ये लिखिए या ये लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों से सेम आंसर आएगा, जहां जिसकी जरूरत होगी वहां उसको यूज कर सकते हैं।
देखिए दोनों प्लेटों के मध्य लगने वाला बल, अगर दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के मध्य बल लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? ये एक प्लेट है प्लस क्यू आवेश वाली, ये दूसरी प्लेट है माइनस क्यू आवेश वाली, तो प्लस क्यू वाली प्लेट माइनस क्यू वाली प्लेट को आकर्षित करेगी और माइनस क्यू वाली प्लेट भी प्लस क्यू वाली प्लेट को आकर्षित करेगी, तो दोनों प्लेटों के मध्य लगेगा बल, और ये बल कितना लगेगा यही हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए देखिए बल का सूत्र क्या होगा, एक प्लेट का आवेश इंटू दूसरी प्लेट का क्षेत्रफल, या एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र और दूसरी प्लेट का आवेश, एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र और दूसरी प्लेट का आवेश। क्यों बोला हमने पढ़ा है बल का सूत्र F इक्वल टू क्यू ई। क्यू वो आवेश होता है जिस पर बल लग रहा है, ई वो विद्युत क्षेत्र होता है जो बल लगा रहा है। तो हम बोल रहे हैं एक प्लेट दूसरी प्लेट पर बल लगा रही है, मान लीजिए प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, हम प्लेट नंबर 2 पर बल लगाना चाहते हैं, बल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लेट नंबर 2 पर बल लगाना है तो प्लेट नंबर 2 का आवेश देखेंगे कि इस पर कितना आवेश है, उस पर बल लग रहा है, और बल लगा कौन रहा है, प्लेट नंबर 1, तो प्लेट नंबर 1 का विद्युत क्षेत्र, प्लेट नंबर 2 का आवेश, ये बल होगा प्लेट नंबर 2 पे। अच्छा प्लेट नंबर 1 पे बल देखना है तो प्लेट नंबर 2 का विद्युत क्षेत्र और प्लेट नंबर 1 का आवेश, तो जिस पर बल लगा रहे हैं उसका आवेश, जो बल लगा रहा है उसका विद्युत क्षेत्र, आप मल्टीप्लाई कीजिए आपको बल मिल जाएगा। बहुत इजी से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके जो फॉर्मूले आएंगे आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट क्या बोला मैंने, जिस प्लेट पर बल लग रहा है उसका आवेश, जो बल लगा रहा है उसका विद्युत क्षेत्र, दोनों को गुणनफल कीजिए आपको बल मिल जाएगा। देखिए यहां पर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है दोनों प्लेटों के मध्य कुल बल कितना होता है, कुल विद्युत क्षेत्र कितना होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आवेश की एक ही परत थी। दूसरी प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट पर आवेश क्यू, दोनों को गुणा किया तो यही बल तो है, यही बल लगेगा दोनों प्लेटों के मध्य। अच्छा हम यहां पर बोल सकते हैं सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, यहां पर सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो आपको सूत्र मिल जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं और a से डिवाइड कर दूं तो नीचे हो जाएगा a स्क्वायर और a ऊपर आ जाएगा, तो मैं यहां पर क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को लिख दूंगा सिग्मा स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या भी लिख सकता हूं मैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू a। फॉर्मूले रटने नहीं है, घबराना नहीं है, ये याद करें या ये याद करें या ये याद करें, कोई भी याद मत कीजिए आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए, एक प्लेट का आवेश इंटू दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र, ऐसा करेंगे तो हमें बल मिल जाएगा दोनों प्लेटों के मध्य। अच्छा दोनों प्लेटों पे किस पे बल ज्यादा लगेगा, दोनों पे बराबर लगेगा, दिशा विपरीत होगी, परिमाण समान होगा, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम है हर एक एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा जो कि इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा, परिमाण में समान होगा, दिशा में विपरीत होगा। पहली प्लेट दूसरी प्लेट पे जितना बल लगाएगी दूसरी प्लेट भी पहली प्लेट पे उतना ही बल लगाएगी, मगर विपरीत दिशा में, तो बल दोनों प्लेटों पे बराबर लगेगा और विपरीत दिशा में। ये वाला आप याद रखना चाहें तो ये याद रख सकते हैं, या फिर ना रखें तो कंसेप्ट याद रखिए, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, या फिर एक प्लेट का आवेश और दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम इसको और कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, देखिए क्यू स्क्वायर है, यहां पर Q इक्वल टू होता है CV, तो Q स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल बन गया। अब यहां पर देखिए मैं C की जगह लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अगर मैं यहां लिख देता हूं तो हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A इक्वल टू हो जाएगा CD। अब एप्सिलॉन नॉट A की जगह मैं CD रख देता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा देखने को, ऊपर तो है C स्क्वायर V स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2CD, C से C कैंसिल आउट होगा तो ऊपर बचेगा CV स्क्वायर, नीचे होगा 2D। तो हम बता सकते हैं बल का सूत्र वो हो सकता है CV स्क्वायर अपॉन 2D, तो ये भी एक बल का सूत्र है, आप किसी भी रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हम यहां पर C इक्वल टू क्यू अपॉन वी भी लिख सकते हैं। C का सूत्र होता है Q अपॉन वी। अगर मैं C की जगह Q अपॉन वी रख देता हूं इस सूत्र के अंदर तो हमारे पास एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा जो कि होगा Q अपॉन वी। वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा क्यू वी अपॉन 2d और V अपॉन डी को मैं लिख सकता हूं E। V अपॉन डी को क्या लिख सकते हैं E, क्योंकि V इक्वल टू होता है E इंटू डी। ये स्थिर विद्युत की में हमने पढ़ा था तो हमें सूत्र मिल जाएगा Q इंटू ई अपॉन 2। अब ये घूम फिर के वही बात आ गई है जहां से शुरू किया था। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है ताकि जहां जिसकी जरूरत हो हम कन्वर्ट कर पाए। हमें आना चाहिए कन्वर्ट करना। अब देखिए ये क्यों शुरू वाली बात आ गई, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। देखिए ये क्या है, ये है E/2। ई क्या है, ई है कुल विद्युत क्षेत्र। तो E/2 क्या है, आधा विद्युत क्षेत्र। दोनों प्लेटों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र था E, तो एक प्लेट के कारण आधा होगा। तो हमने वही तो बोला, एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इंटू दूसरी प्लेट का आवेश, यही तो होता है बल। तो घूम फिर के कंसेप्ट वही निकल के आ रहा है, एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र लें और दूसरी प्लेट का आवेश लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपको बल मिल जाएगा। तो हमें यही कंसेप्ट याद रखना है। बाकी सब तो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है और कुछ इससे ज्यादा हमने नहीं किया अभी इसमें। नेक्स्ट है हमारा संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर दाब। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना दाब लगने वाला है इसको कैलकुलेट करेंगे। दाब होता क्या है बेटा, दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। इसका मतलब बल बटा क्षेत्रफल होगा दाब। तो हम यहां पर दाब का सूत्र लिख सकते हैं, दाब होगा बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा बल क्या है, बल है एक प्लेट का चार्ज दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र, दोनों को गुणा किया तो एक प्लेट का चार्ज कितना Q, दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र कितना सिग्मा अपॉन 2ε0 और नीचे एरिया से भी डिवाइड कर रखा है, यही होगा दाब। अब यहां पर ध्यान से देखिए Q और A अगर हम इनको एक साथ ले लेते हैं तो Q बटा A क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा। तो सूत्र बन जाएगा आपके पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0। तो आपके पास दाब का सूत्र क्या आ रहा है, दाब का सूत्र आ रहा है सिग्मा अपॉन 2ε0। ये सूत्र आपने थोड़ी देर पहले भी कहीं पढ़ा था, 2 स्लाइड पहले आप याद करिए एक बार, आपने पढ़ा था इसका सूत्र कहीं और, उसका नाम था ऊर्जा घनत्व। मैंने आपसे बोला था ऊर्जा घनत्व के 2 सूत्र आपको बताए थे। ये पहला सूत्र था हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, जिसका मैंने बताया था आपको मैग्नेटिज्म आप जब पढ़ेंगे, चुंबकत्व आप जब पढ़ेंगे, वहां पे चुंबकीय ऊर्जा घनत्व में इसका आपको फायदा मिलेगा। और सेकंड जो फॉर्मूला आया था वो आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0, जो कि दाब के भी सेम यही आ रहा है। इसका मतलब जो दाब की विमाएं होंगी ऊर्जा घनत्व की भी वही विमाएं आने वाली हैं। सूत्र भी दोनों का सेम ही है, इकाई अलग अलग हो सकती है। इकाई दाब की क्या होगी, दाब की इकाई होगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जबकि ऊर्जा घनत्व की इकाई क्या होगी, ऊर्जा घनत्व की इकाई होगी जूल प्रति मीटर क्यूब। इसका मतलब इकाई अलग अलग है मगर विमाएं समान है, सूत्र भी समान है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो हम इस तरीके से दाब कैलकुलेट कर सकते हैं। F अपॉन ए फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0। इसे आप क्या कहेंगे, इस दाब को आप यहां P को इसे स्थिर विद्युत दाब भी कहते हैं। यहां P को हम क्या भी कह सकते हैं, स्थिर विद्युत दाब। क्यों, क्योंकि स्थिर आवेश के कारण लगाए गए बल की वजह से उत्पन्न हुआ है, तो इसे हम स्थिर विद्युत दाब भी कहते हैं। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, इन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल पॉइंट है, इनको समझते जाएं, फटाफट से नोट कर लें। यहां पर फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट में बोला है यदि संधारित्र के दोनों प्लेटों को आपस में संपर्कित करें तब कुल आवेश तथा विभवांतर शून्य हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरी पर माइनस क्यू है, दोनों को टच कर दिया, संपर्कित कर दिया, तो क्या होगा, इसका प्लस क्यू और इसका माइनस क्यू आवेश आपस में मिल जाएंगे और कुल आवेश क्या हो जाएगा, शून्य। ये भी निरावेशित हो जाएगी और ये भी निरावेशित हो जाएगी, तो विभवांतर भी क्या होगा, शून्य। तो जैसे संपर्कित करेंगे तो विभवांतर और आवेश दोनों शून्य हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में बोला है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है। यदि प्लेटों के मध्य दूरी अति अल्प हो तो सिरों पर विद्युत क्षेत्र असमरूप होता है। समझिए इस पॉइंट को ध्यान से। हमने बोला था कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश आंतरिक सतह पर होंगे, तो जो विद्युत क्षेत्र होगा इस तरीके से सीधी सीधी लाइनों से हम दर्शा सकते हैं, मगर कुछ एक आवेश इस तरीके से किनारों पर भी तो आ सकता है, इस तरीके से। तो कुछ आवेश के कारण जो किनारों पर है विद्युत क्षेत्र समरूप ना होकर के असमरूप भी हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। इसे कहा जाता है किनारों का प्रभाव। क्या कहा जाता है? किनारों का प्रभाव। किनारों का प्रभाव क्या होता है कि किनारों पर विद्युत क्षेत्र समरूप ना होकर असमरूप हो जाता है, इसे बोलते हैं किनारों का प्रभाव। हम चाहते हैं कि यह प्रभाव न्यूनतम हो या फिर नगण्य हो। इसके लिए क्या करते हैं, दोनों प्लेटों को न्यूनतम दूरी पर रखते हैं। जितना पास रखेंगे किनारों का प्रभाव उतना ही कम होगा और सारे का सारा आवेश आंतरिक सतह पर ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। तो किनारों का प्रभाव कम करने के लिए हम दूरी कम रखते हैं। अच्छा, इसका एक और फायदा है, दूरी कम रखने पे धारिता भी बढ़ जाती है, इसलिए भी हम दूरी को कम रखते हैं। तो समझिए, यहां पर सिरों पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो असमरूप हो जाता है, इसको हम कहते हैं किनारों का प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चालक प्लेटों की मोटाई और उनके प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। हमें यह तो पता है कि जो भी संधारित्र होगा वो चालक से बनाया जाएगा, मगर वो चालक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। आप चाहें तो सोने की प्लेटों से संधारित्र बनाएं, आप चाहें तो लोहे की प्लेटों से संधारित्र बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूरी और क्षेत्रफल समान है तो उनकी धारिता भी समान आएगी। आप चाहें तो पतली प्लेटों से बनाएं, आप चाहें तो मोटी प्लेटों से बनाएं, तो मोटाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है धारिता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट से संधारित्र के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, अभी तक जो पढ़ा है वही हम इसको रिवाइज कर रहे हैं 3 पॉइंटों में। पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने निकाल लिया है वो, या इसको आप V अपॉन डी भी बोल सकते हैं। V क्या है यहाँ पर? V है दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, क्योंकि हमने लिखा था V इक्वल टू ई डी, तो E इक्वल टू आप लिख सकते हैं V अपॉन डी। नेक्स्ट देखिए, हम बोल सकते हैं दोनों प्लेटों के मध्य बल, वो हमने पढ़ा था एक प्लेट का आवेश इंटू दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र, तो Q इंटू E/2 भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हमने कन्वर्ट करके देखा था, CV² अपॉन 2D आया था। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये क्या है? ये है स्थिर विद्युत दाब इंटू क्षेत्रफल। भाई दाब इंटू क्षेत्रफल भी तो बल ही होगा, तो ये भी बल का ही सूत्र है। आप चाहे जिस तरीके से लिख सकते हैं, ये रिवाइज कर रहे हैं हम। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में बोला गया है दोनों प्लेटों के मध्य जो दाब होगा वो क्या होगा, सिग्मा² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, ये हम समझ चुके हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र का बैटरी द्वारा आवेशन। अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाएगा बैटरी के द्वारा, तो उसका आवेशन किस तरीके से होगा, उस समय पे बैटरी कितना कार्य करेगी, ऊष्मीय ऊर्जा कितनी निकलेगी, स्थिर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी संचित होगी, ये सब डिटेल्स हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का बैटरी द्वारा आवेशन। इसके अंदर देखिए बोला गया है जब संधारित्र की को बैटरी से जोड़ा जाता है तब इसका आवेशन तब तक होगा जब तक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर ना हो जाए। मैंने आपको बताया था बैटरी एक प्लेट से आवेश को खींचकर दूसरी प्लेट तक भेज रही है और वो तब तक भेजती रहेगी जब तक प्लेटों के मध्य विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर ना हो जाए। यहां यही बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, यहां पर जैसे आपके पास एक संधारित्र है, इसका धारिता है C और बैटरी से आपने जोड़ दिया जिसका विद्युत वाहक बल है V, तो ये क्या करेगी, जिसका उच्च विभव जिधर जुड़ा होगा उस प्लेट पर आएगा धनावेश, ऋणावेश उस प्लेट पर आएगा जिस प्लेट पर निम्न विभव जुड़ा होगा। इस पर आ जाएगा मान लीजिए कैपिटल Q आवेश प्लस, और इस पर आ जाएगा माइनस कैपिटल Q। यहां देखिए आप, यहां बोला गया है एकांक आवेश को इस संधारित्र को देने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य या पूरे परिपथ में एकांक आवेश को स्थानांतरित करने में कार्य को बैटरी का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल की यहां पर परिभाषा बताई गई है आपको। विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या बोल रही है कि भाई संधारित्र को एकांक आवेश देने में बैटरी जितना कार्य करती है उसी कार्य को क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल। या फिर आप बोल सकते हो एकांक आवेश को परिपथ में घुमाने में बैटरी जितना कार्य करती है उसको बैटरी का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एकांक आवेश को एक प्लेट से लेकर दूसरी प्लेट तक भेजने में बैटरी ने जितना कार्य किया वो उसका विद्युत वाहक बल होगा। इसके बाद देख रहे हैं हम, यदि बैटरी का विद्युत वाहक बल कैपिटल V हो तब कैपिटल Q आवेश को संधारित्र
में इस संधारित्र को स्थानांतरित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य। भाई एकांक आवेश को संधारित्र को देने में जो कार्य करती है बैटरी, उसको कहा जाता है विद्युत बल, विद्युत वाहक बल। अच्छा, उसी तरीके से अगर कैपिटल क्यू आवेश दिया जा रहा है, मान लीजिए जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं कि कैपिटल क्यू आवेश दे दिया बैटरी ने इस संधारित्र को, तो कैपिटल क्यू आवेश देने में बैटरी ने कितना कार्य किया होगा? कैपिटल क्यू आवेश देने में बैटरी ने कार्य किया होगा V इंटू क्यू। तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटल क्यू आवेश को देने में कार्य किया गया होगा W इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू क्या है? जो आवेश संधारित्र को दिया जा रहा है, या फिर जो आवेश स्थानांतरित हो रहा है, या जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। और V क्या है? V है बैटरी का विद्युत वाहक बल। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि स्थानांतरित आवेश इंटू विद्युत वाहक बल, ये होता है बैटरी का कार्य। तो यहां पर हम C Q इक्वल टू पुट कर सकते हैं CV, तो हमारे पास बैटरी का कार्य मिल जाएगा CV स्क्वायर। अच्छा, C की जगह आप Q अपॉन V भी रख सकते हैं, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूले में, या फिर आप V को Q अपॉन C भी रख सकते हैं, तो आपके पास एक तीसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C। तो आपके पास तीन फॉर्मूले आ रहे हैं। Q आवेश दिया जा रहा है अगर बैटरी द्वारा, तो आपके पास तीन फॉर्मूले कौन से हैं? QV, CV स्क्वायर और Q स्क्वायर बाई C। अब इस केस में देखिए यहां पे बहुत मजेदार बात सामने आ रही है, एक नया फैक्ट सामने आ रहा है। वो क्या आ रहा है? यहां पर हम बोल सकते हैं लेकिन संधारित्र के विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। अगर संधारित्र के पास Q आवेश आ गया तो हम बोलते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई होगी Q स्क्वायर बाई 2C, या V विभव आ गया तो हम बोलते हैं हाफ CV स्क्वायर। अगर Q आवेश V विभवांतर आ गया तो हम बोलते हैं हाफ QV उसकी स्थितिज ऊर्जा है। ये तीन सूत्र हम पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आ रहा है वो आ रहा है हाफ QV या हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये तीन हमारे पास स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के तरीके हैं। ये तीन तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा 0 थी, बाद में इतनी हो गई होगी। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि बैटरी कार्य कितना कर रही है। बैटरी ने कार्य किया QV या CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई C। देखिए यहां पे हमने लिखा है बैटरी ने कार्य किया QV, CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई C, मगर जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ वो उसका आधा ही हुआ। QV कार्य किया तो स्थितिज ऊर्जा हो गई हाफ QV, स्थितिज ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर हुई अगर कार्य हुआ CV स्क्वायर। तो लेकिन संधारित्र के लिए जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आया है वो आया है हाफ QV हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C। बैटरी ने वर्क कितना किया? बैटरी ने वर्क किया QV CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई C, मगर जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है वो उसका आधा आ रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा 0 थी, अंतिम ये हो गई, तो परिवर्तन इतना ही आया है। तो हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम तो लगना चाहिए। बैटरी वर्क कर रही है मान लीजिए QV और ऊर्जा में संचित हो रहा है हाफ QV, तो आधा वर्क कहां जा रहा है? तो यहां हमें समझ में आया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से कि बैटरी जितना भी वर्क कर रही है उसका आधा जा रहा है स्थितिज ऊर्जा में, बाकी जा रहा होगा ऊष्मीय रूप में। अब समझिए कि क्यों ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि हो रही है। आप जब बैटरी से संधारित्र को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तारों के द्वारा, और दुनिया का कोई ऐसा तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, ऐसा मैंने आपको समझाया था। दुनिया का कोई ऐसा तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। आर मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध अगर हर तार का होगा तो प्रतिरोध के कारण धारा जब प्रवाहित होगी तो ऊष्मा की हानि भी होगी। इसका मतलब जब बैटरी कार्य कर रही है आवेशन के समय तो उस बैटरी का कुछ कार्य ऊष्मीय हानि के रूप में, ऊष्मा की हानि के रूप में निकल रहा है और कुछ कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। तो ऐसा आप बोल सकते हैं। तो यहां पर आप इन समीकरणों को यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि जो बैटरी ने कार्य किया, मान लीजिए बैटरी ने कार्य किया QV और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ हाफ QV, तो ऊष्मीय हानि के रूप में कितना निकला? हानि के रूप में निकल गया हाफ QV। इसका मतलब बैटरी जितना कार्य कर रही है उसका 50% या उसका आधा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है और बाकी 50% या आधा ऊष्मीय हानि के रूप में निकल रहा है। तो ऊष्मीय हानि कितनी हुई? हाफ QV या हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C। मगर ध्यान ये रखना कि जब संधारित्र प्रारंभ में अनावेशित था, ऐसा तभी हो रहा है क्योंकि प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा 0 थी उस समय। जब प्रारंभ में अनावेशित था
तभी क्या हो रहा है कि बैटरी जितना कार्य कर रही है उसका 50% ऊष्मीय हानि के रूप में निकल रहा है और 50% ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। अगर प्रारंभ में संधारित्र आवेशित होता तो 50% नहीं होती ये वैल्यू, ये कुछ और होती, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती। वो हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उन्हें। तो यहां पर आप एक नोट लगाइए, बहुत काम का नोट है कि अनावेशित संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित करने पर बैटरी के द्वारा दी गई कुल ऊर्जा का 50% ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। ऊष्मा के रूप में कितना उत्सर्जित होता है? जितना बैटरी देती है उसका 50%। इसका मतलब अगर आप एक संधारित्र के अंदर W ऊर्जा या U ऊर्जा, मान लीजिए एक संधारित्र के अंदर आप U ऊर्जा को संचित करना चाहते हैं तो आपको बैटरी द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा? बैटरी द्वारा 2U कार्य करना पड़ेगा। तो जितना बैटरी कार्य करेगी उसका 50% ऊर्जा के रूप में संचित होगा और 50% ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, नोट लगा दीजिए, ये बहुत काम का पॉइंट है। ध्यान रखिए ये तभी लगाना है जब प्रारंभ में अनावेशित हो संधारित्र। प्रारंभ में आवेशित होगा तब कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे समझाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। तब हमें ये पूरा रूल लगाना पड़ेगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत फॉलो करना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इससे हम पुराना जो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में उसका रिवीजन भी करेंगे और क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट को फॉलो करते हुए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्विच संयोजित करने के बाद निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला है आपसे पूछा है संधारित्र पर अंतिम आवेश कितना होगा, सेकंड पूछा बैटरी से प्रवाहित आवेश कितना होगा, थर्ड पूछा है बैटरी का कार्य कितना होगा, चौथा पूछा है ऊष्मा की हानि कितनी होगी। तो ये 4 आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे ही मैं इस कुंजी को बंद करूंगा वैसे ही क्या होगा, ये जो बैटरी है इस संधारित्र को आवेशित करना स्टार्ट कर देगी और आवेशित करना स्टार्ट करेगी तो इसकी प्लेटों के ऊपर आवेश का मान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और तब तक आवेशित करेगी जब तक संधारित्र के ऊपर विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं हो जाता। ऐसा हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो हम बोलेंगे कि इस पर विभवांतर है 5 वोल्ट, तो इस पर भी हो जाएगा 5 वोल्ट। तो आप बोल सकते हैं कि अंतिम आवेश कितना होगा, Q फाइनल कितना होगा, वो होगा CV के बराबर। C है 4 फेरेड, V कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, तो कितना आवेश आ जाएगा 20 कूलम। तो अंतिम आवेश कितना आ जाएगा 20 कूलम। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहां पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट हो चुका है आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा बैटरी द्वारा प्रवाहित आवेश। प्रवाहित आवेश के लिए आपको देखना होगा पहले प्रारंभिक आवेश कितना है, प्रारंभिक आवेश है 0, कोई आवेश ही नहीं है। अच्छा अंतिम आवेश कितना है, अंतिम आवेश आया है 20 कूलम। तो आप बोल सकते हैं कि बैटरी ने कितना आवेश प्रवाहित करवाया, मतलब जितना परिवर्तन हुआ, तो आप बोल सकते हैं 20 - 0 मतलब 20 कूलम आवेश प्रवाहित करवाया है बैटरी ने। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है बैटरी द्वारा किया गया कार्य। हमने पढ़ा था कि जो कार्य होता है वो होगा प्रवाहित आवेश इनटू बैटरी का EMF। तो प्रवाहित आवेश कितना है डेल्टा Q, EMF कितना है बैटरी का V, तो डेल्टा Q इंटू V आप लिख सकते हैं। प्रवाहित आवेश आ गया 20, बैटरी का EMF है 5, आपके पास कितना कार्य आया बैटरी द्वारा किया गया 100 जूल। ये आप इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी यहां पे देखिए हमसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है ऊष्मा की हानि कितनी होगी। अब यहां पर ध्यान समझिए, पिछली क्लास में मैंने आपको एक नोट लगवाया था लास्ट में। वो नोट था कि अगर प्रारंभिक संधारित्र अनावेशित है तो बैटरी जितना कार्य करेगी उसका 50% ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होगा। तो हमें पता है प्रारंभ में ये अनावेशित है, तो बैटरी ने जितना कार्य किया उसका 50% ही ऊष्मा की हानि हुई होगी। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उस नोट को, अगर याद रखा हुआ है तो, कि ऊष्मा की हानि क्या होगी, बैटरी का जो कार्य है उसका 50% मतलब आधा कर दिया जाए, तो आप बोल सकते हैं 100/2 मतलब 50 जूल ऊष्मा की हानि हुई होगी। तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मगर पहले से अगर इस संधारित्र के ऊपर कुछ आवेश पहले से उपस्थित होता तो हम ये नहीं बोलते कि 50% हानि होगी। वो उस समय किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ये हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे। ये अभी हमने फर्स्ट केस समझा कि जब प्रारंभ में अनावेशित है तो क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए इसका एक फेयर सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, हम किस तरीके से समझ सकते हैं इसको। हमने निकाला अंतिम आवेश, अंतिम में विभवांतर हो जाएगा 5 वोल्ट, तो अंतिम आवेश आ गया 20 कूलम।
प्रवाहित कितना हुआ, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल कर दिया, मतलब 20 माइनस 0 कर दिया, तो प्रवाहित आवेश भी आ गया 20 कूलाम। और यहां पर बैटरी का कार्य हो गया Q इंटू वी, तो 20 इंटू 5 ये आ गया 100 जूल। और यहां पे ऊष्मा की हानि होगी बैटरी के कार्य का आधा, मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 50 जूल। तो ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे इससे एक स्टेप आगे होगा, उसको समझते हैं। यहां बोला गया है यदि प्रारंभिक आवेश धनात्मक 8 कूलाम है, यदि प्रारंभिक आवेश धनात्मक 8 कूलाम है, तब निम्न मान बताओ यदि स्विच संपर्कित किया जाए तो। पिछले क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं। अगर पिछले क्वेश्चन में प्रारंभिक आवेश धनात्मक 8 कूलाम है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से आपके पास सर्किट है, इसके पास पहले से कितना आवेश है +8, इस प्लेट पर है -8 कूलाम, पहले से है ये, इस पर विभवांतर है 5 वोल्ट, ये इसका ईएमएफ हो गया। अच्छा, इसकी धारिता है 4 फैराड, ठीक है। अब यहां पर वापस से वही 4 क्वेश्चन है, वापस से सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में संधारित्र प्रारंभिक अनावेशित था, यहां पे पहले से कुछ आवेश उपस्थित है, बस इतना सा डिफरेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम निकाल रहे हैं अंतिम आवेश। अंतिम आवेश हमें पता है प्रारंभिक आवेश कुछ भी हो, प्रारंभिक आवेश कुछ भी हो, बैटरी तो इसको तब तक आवेशित करेगी, बैटरी तो इसको तब तक आवेशित करेगी जब तक संधारित्र का विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर ना हो जाए। तो बैटरी का विभवांतर है 5 वोल्ट, तो अंतिम रूप में समांतर प्लेट संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा 5 वोल्ट, और इस पर आवेश कितना हो जाएगा Q इक्वल टू CV, तो आंसर आएगा 4 इंटू 5 मतलब 20 कूलाम। तो अंतिम आवेश जो होगा वो तो 20 कूलाम ही होगा, प्रारंभिक अनावेशित हो चाहे कुछ आवेश उपस्थित हो। तो अंतिम में क्या होगा, इस प्लेट पर आ जाएगा +20 कूलाम और इस पर आ जाएगा -20 कूलाम। कुछ इस तरीके से आपको सीन देखने को मिलेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है बैटरी द्वारा कितना आवेश प्रवाहित किया गया है, बैटरी द्वारा आवेश प्रवाहित पूछा है। लिख लीजिए यहां पर बैटरी द्वारा आवेश प्रवाहित, यहां पे आपसे पूछा गया है। अब देखिए आवेश प्रवाहित निकालना है, मतलब डेल्टा क्यू निकालना है। तो किसी भी एक प्लेट को आप पकड़ लीजिए, पहले वाली प्लेट पे देखेंगे तो पहले इस पर आवेश था 8 कूलाम, अब हो गया इस पे 20 कूलाम, तो कितना परिवर्तन हुआ 20 माइनस 8 मतलब कितना आवेश प्रवाहित हुआ 12 कूलाम। तो प्रवाहित आवेश भी हमने निकाल लिया। सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बैटरी द्वारा किया गया कार्य। हमें पता है बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, प्रवाहित आवेश इंटू ईएमएफ। प्रवाहित आवेश कितना है, वो है 12 कूलाम, ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट, तो कार्य कितना हुआ 60 जूल। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने ये सही किया होगा, इसी तरीके से किया होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऊष्मा की हानि। अब यहां पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा देखने को, क्योंकि अगर प्रारंभिक अनावेशित होता तो हम बोल देते कि 60 जूल अगर कार्य किया है बैटरी ने तो ऊष्मा की हानि होगी 30 जूल, मगर यहाँ पे पहले से आवेश उपस्थित है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 30 जूल नहीं बोल सकते, यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे, आपका तरीका होगा, आपको पता है वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू होगा डेल्टा H प्लस डेल्टा U। डेल्टा H क्या है, ऊष्मा हानि, डेल्टा U क्या है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो हमें निकालना क्या है, ऊष्मा की हानि। हमें वर्क डन बाय बैटरी पता है वो है 60 जूल, डेल्टा H हमें निकालना है, लिखते जाइए समीकरण में। अच्छा डेल्टा U क्या होगा, ये होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपने पढ़ रखा है, वो होता है हाफ CV² Q² अपॉन 2C या हाफ QV। प्रारंभिक आपको आवेश पता है, विभवांतर पता नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे सूत्र Q² अपॉन 2C, क्योंकि C आपको पता है, Q पता है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 60 इक्वल टू डेल्टा H प्लस Q फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2C माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2C। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। Q फाइनल कितना है, Q फाइनल है 20 कूलाम,
क्यू इनिशियल क्या था, क्यू इनिशियल था 12 कूलम, तो रख दीजिए वैल्यू 60 इक्वल टू डेल्टा एच प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 64, 400 माइनस 64/8, तो आपको मिल जाएगा यहां पर 60 इक्वल टू डेल्टा एच प्लस 336/8। समझ में आ रहा है ये आपको? 336/8 कितना होता है भाई, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 42 उधर जाएगा तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एच की वैल्यू आपको मिलेगी 18 जूल। इसका मतलब ऊष्मा की हानि कितनी हुई, ऊष्मा की हानि होगी यहां पर 18 जूल। इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अगर प्रारंभिक ये अनावेशित होता तो हमारा आंसर आता 30 जूल, क्योंकि जितना बैटरी वर्क करेगी उसका 50% उस समय ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाता। तो अभी यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 18 जूल। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इसका फेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये तो हमने समझा कि किस तरीके से सोचा जाएगा। फेयर सॉल्यूशन देखिए, अंतिम आवेश Q इक्वल टू CV, वही आ रहा है 20 कूलम। प्रवाहित आवेश Q फाइनल माइनस Q इनिशियल किया, 20 माइनस 8 मतलब 12 कूलम आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रवाहित आवेश इंटू EMF होगा बैटरी का कार्य, वो आ गया 12 इंटू 5 मतलब 60 जूल। इसके बाद देखिए बैटरी का वर्क इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऊष्मा की हानि। डेल्टा यू को लिख दिया Q फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2C माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2C। यहां पर Q इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2C होगा। वैल्यू को रखा, इसको सोल्व किया तो ये आपको मिल गया 42 आ गया। 336/8 आया था हमारा, तो यहां पर आ गया 42 को इधर लेके जाएंगे तो 60 माइनस 42, ये आपको आंसर मिला ऊष्मा की हानि 18 जूल। तो ये हमारा आंसर आया। इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पिछले क्वेश्चन को चेंज किया। यदि प्रारंभिक आवेश धनात्मक 8 कूलम हो लेकिन संधारित्र की प्लेटों को व्युत्क्रमित कर दिया जाए तब निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है, इसका मतलब क्या, संधारित्र वही है, बैटरी वही है, सोच नहीं है। इसका मतलब इसी संधारित्र में वापस से 8 कूलम आवेश है, व्युत्क्रमित कर दिया मतलब पहले +8 इधर था तो अब +8 कूलम इधर होगा, -8 कूलम इधर हो जाएगा। बैटरी 5 वोल्ट की ही है और जो संधारित्र है वो 4 फैरेड का ही है। अब यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, अब आप खुद कर सकते हैं, एक बार खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने लेवल पे खुद इसको ट्राई कीजिए, मजा आएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतिम आवेश बताइए। तो आप बोल सकते हैं अंतिम आवेश, भाई अंतिम आवेश तब होगा जब ये पूरा आवेशित हो चुका होगा, और बैटरी को इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रारंभिक आवेश कितना है। बैटरी तो तब तक आवेशित करेगी जब तक इस संधारित्र का विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं हो जाता। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल है 5, तो इस पर भी आ जाएगा 5। तो आप बोल सकते हैं Q इक्वल टू CV, तो आपका आंसर आएगा 4 इंटू 5, मतलब कितना अंतिम आवेश आ रहा है 20 कूलम। इसका मतलब इस प्लेट पर आ जाएगा +20 कूलम और इस प्लेट पर आ जाएगा -20 कूलम। समझ में आ रही है बात। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितना आवेश प्रवाहित होगा बैटरी के द्वारा, तो डेल्टा Q निकालना है। किसी भी प्लेट को पकड़ लीजिए, पहली प्लेट को देखते हैं, पहले था -8 कूलम, बाद में हो गया 20 कूलम, तो कितना परिवर्तित हुआ 20 माइनस -8, मतलब कितना आंसर आया 28 कूलम। तो 28 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ बैटरी के द्वारा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है बैटरी के द्वारा किया गया कार्य। बैटरी का कार्य आप कैसे निकालते हैं, बैटरी का कार्य होता है प्रवाहित आवेश इंटू EMF। खुद ट्राई कीजिए, क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे आपको। बैटरी के द्वारा कार्य होता है प्रवाहित आवेश इंटू EMF। प्रवाहित आवेश है 28 इंटू EMF कितना है बैटरी का 5, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, आपका आंसर आएगा 140 जूल। समझ में आ रही है बात। तो बैटरी ने कितना कार्य किया, 140 जूल कार्य किया बैटरी ने। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है ऊष्मा की हानि, कि ऊष्मा की कितनी हानि हुई होगी। देखिए यहां पर ऊष्मा की हानि के लिए अब प्रारंभ में आवेश उपस्थित है
तो यहां पर हम डायरेक्ट आधा नहीं कर सकते। अगर प्रारंभ में अनावेशित होता और बैटरी का कार्य 140 जूल होता तो हम बोल देते कि ऊष्मा की हानि हुई होगी 70 जूल, आधा कर देते। मगर यहाँ पे हमें पूरा सोल्व करना होगा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू। वर्क डन बाय बैटरी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 140 जूल, और डेल्टा एच हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा यू को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू को लिख सकते हैं क्यू फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2c माइनस क्यू इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2c। क्यू फाइनल कितना है 20 कूलम, क्यू इनिशियल कितना था 8 कूलम या माइनस 8 कूलम, कुछ भी बोलिए, स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 140 इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा एच प्लस 20 का स्क्वायर बटा 2 इंटू 4 माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4। इसको सोल्व करेंगे तो वही 336 बटा 8 आएगा। 336 बटा 8 मतलब 42। तो आप इसको लिख सकते हैं 140 इक्वल टू डेल्टा एच प्लस 42। 42 को इधर लेके आएंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा एच की वैल्यू मिलेगी आपको 98 जूल। इसका मतलब इस बार जो ऊष्मा की हानि हुई है वो कितनी हुई है, 98 जूल हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे तब ये आपको समझ में आएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए इसका फेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। फेयर सॉल्यूशन में बताया है अंतिम आवेश वही 20 कूलम आ गया, Q इक्वल टू CV, कोई नई बात नहीं है। प्रवाहित आवेश पहले -8 था, बाद में 20 कूलम हो गया, तो अब लिख देंगे प्रवाहित आवेश कितना हो गया 28 कूलम। बैटरी का वर्क प्रवाहित आवेश इंटू 5, मतलब आंसर आ जाएगा आपके पास 140 जूल। वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऊष्मा की हानि, तो डेल्टा यू को लिख दिया क्यू फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2c माइनस क्यू इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2c प्लस ऊष्मा की हानि। इसको सोल्व किया तो ये आ गया 42। इसको इधर भेजेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 98 जूल, और हमारा आंसर भी यही आया था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं।